हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो। हेमंत भी बहुत मेहनत कर और थोड़ा होम लोन लेकर एक शानदार घर खरीदता है। घर सुंदर तो था ही और शहर के शोरगुल से थोड़ा दूर था। हेमंत को ये घर थोड़ा सस्ते में मिल गया था। हेमंत ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर शिफ्टिंग का सारा काम पूरा करता है और 2 दिन बाद ऑफिस जाता है। घर पर हेमंत की पत्नी ज्योति अपने बेटे आदि को स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए उसके कमरे में उठाने जाती है। ज्योति जैसे ही कमरे में जाती है तो वो देखती है कि आदि अपने बेड पर नहीं होता। आदि बेटा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम बेटा? जल्दी करो, स्कूल भी जाना है। वो आदि का नाम लेकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाती है तो वो देखती है कि आदि अपने बेड के नीचे सो रहा है। वो आदि को वहाँ से निकाल कर जगाती है और कहती है, आदि बेटा, तुम बेड के नीचे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, स्कूल जाना है। तो आदि कहता है, माँ, मैंने रात को उसे अपने कमरे में देखा। वो खिड़की के पास खड़े होकर मुझे देखे जा रही थी। मैं जब आपके पास दौड़कर आने के लिए डोर खोल रहा था तो डोर अपने आप लॉक हो गया। मैं बहुत डर गया था माँ, और उसके बाद मैंने आपको बुलाने के लिए आवाज़ भी लगाई तो मेरे गले से आवाज़ बन ही निकल रही थी माँ। वो अजनबी परछाई मुझे देखकर अजीब सा हंसी और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई माँ। तो मैं डरते डरते बेड के नीचे छुप गया कि जब वो सच में चली जाएगी तो मैं आपको बुला लूँगा, पर कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। माँ, यहाँ से वापस अपने पुराने घर चलते हैं। वो हमें यहाँ नहीं रहने देगी माँ, वो हम सबको मार देगी माँ। चलो आज ही अपने पुराने घर चलते हैं। ज्योति आदि को समझाते हुए कहती है, बेटा, शाम को जब तुम्हारे पापा आएंगे ना तो मैं इस बारे में जरूर बात करूंगी। इतना कहकर ज्योति आदि को स्कूल जाने के लिए तैयार होने को कह देती है और जाकर घर के काम में लग जाती है। रात को जब सब खाना खा लेते हैं तो ज्योति आदि को कमरे में सोने के लिए बोल देती है और हेमंत से बात करने के लिए आदि के रूम में ले जाती है और हेमंत को आदि के साथ घटी सारी घटना बताती है। तो हेमंत कहता है, अरे वो तो अभी बच्चा है और शायद नए घर में आने के कारण और जगह बदलने के कारण उसे कुछ वहम हुआ होगा। भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता भगवान, ये सब बच्चों को डराने के लिए बस कहानियां हैं। मैं ये सब बकवास बातों को बिल्कुल नहीं मानता। फिर भी आज तुम्हारी और आदि की तसल्ली के लिए आज हम इस कमरे में रुक जाते हैं, लेकिन कल से मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। बच्चों को अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए बस। रात के 2 बजे के करीब हेमंत को खिड़कियों के खुलने और बंद होने की आवाज आती है। हेमंत उठकर खिड़कियां बंद करने को मुड़ता है तो वो ज्योति के पास किसी साई को खड़ा पाता है। वो उसकी ओर देखते हुए पूछता है, अरे कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? हेमंत की आवाज सुनकर ज्योति भी जाग जाती है तो वो बेड से उठकर कहती है, क्या हुआ हेमंत, किससे बात कर रहे हो तुम? यहाँ तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो हेमंत उससे कहता है, ये क्या हो रहा है ज्योति? वो ठीक तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ी है, तुम वहाँ से हट जाओ नहीं तो वो तुम्हें कुछ कर देगी। पर ज्योति को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वो हेमंत से कहती है, कोई नहीं है हेमंत। तभी वो साया ज्योति के नजदीक आता है और उसकी गर्दन को पकड़कर वो कहती है, ज्योति, मैं हूँ यहाँ। मैंने तुम्हारे बेटे को डराया पर तुम दोनों को कोई अकल नहीं आई। अभी भी तुम लोग इस घर में बैठे हो। ये मेरा कमरा है और ये मेरा घर है। कोई भी यहाँ नहीं रह सकता। चले जाओ यहाँ से वरना तुम सब मारे जाओगे। उसकी भारी और डरावनी आवाज सुनकर हेमंत तो जैसे जम सा गया था, लेकिन जब ज्योति ने कहा, छोड़ दो मुझे, तो हेमंत का ध्यान टूटा और वो बोल पड़ा, अरे बड़ी अजीब बात है, ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैंने ये घर खरीदा है, वो भी 2 दिन पहले ही। तब वो साया थोड़ा रोशनी में आता है और हेमंत उसे देख पाता है। वो एक औरत का साया था। वो कहती है, सालों पहले ये घर मेरा था। मैं और मेरा पति रहने आए थे यहाँ पर मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे शादी की सिर्फ मेरी दौलत पाने के लिए। एक रात को उसने मुझसे धोखे से मेरी सारी दौलत अपने नाम करवा ली। हमारी शादी 2 साल भी नहीं चली। मुझे मारने के बाद उस जालिम आदमी ने मुझे इसी घर के बागीचे में दफना दिया। मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं तब से उससे बदला लेने के लिए भटक रही हूँ। वो मुझे मार कर दफनाने के बाद कभी इस घर में नहीं आया। वो इस घर का पुराना मालिक मिस्टर शर्मा है, जिनसे तुमने ये घर खरीदा है। और जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं मिलती तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी।
और जो भी यहाँ पे रहने आएगा मैं उसे यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। तो तुम भी चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हेमंत अपने मन में सोचता है, हमारा घर हो ये मेरा और ज्योति का सपना था। मैं ऐसे ही डर कर अपने सपने को टूटने नहीं दे सकता, पर मैं अपने परिवार को खतरे में भी नहीं डाल सकता। तभी ज्योति की गर्दन की पकड़ ढीली हो जाती है और ज्योति दौड़कर हेमंत के पास चली जाती है और कहती है, ये कौन है और क्या चाहती है, ये मुझे बताओ हेमंत। तभी वो साया वहां से गायब हो जाता है। हेमंत ज्योति को पानी देकर आराम से बैठकर सारी बात बताता है और ज्योति से कहता है, ज्योति, मुझे पता है क्या करना है, अब जो भी होगा कल सुबह ही होगा। इतना बोलकर वो ज्योति को समझाकर सुला देता है और खुद ज्योति के पास बैठे बैठे ही सो जाता है। दूसरे दिन हेमंत पुलिस को बुलाकर बागीचे में खुदाई करवाता है और पुलिस को वहां से एक कंकाल मिलता है और पुलिस उस घर के पहले रहे मालिक से पूछताछ करती है तो वो पहले तो कुछ नहीं कहता, पर पुलिस जब उससे थोड़ा सख्ती से पूछती है तब वो सच बता देता है। अरे शर्मा जी, आप हमें सच सच बताइए, क्या आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया है? सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। देखिए, आप झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर सकते। अरे नहीं, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया, यह सब मुझे फंसाने की साजिश है। अबे ओ शर्मा के बच्चे, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना तो बड़े बड़े लोग तोते की तरह बोलते हैं। अब तू बता, तू डंडे खा के बोलेगा कि बिना डंडे खाए ही सारा सच बता देगा? हाँ हाँ पुलिस जी, मैंने ही मारा था अपनी पत्नी को। उसके पास जो दौलत थी उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैंने जो किया है मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे मत मारिए। और उसे अपनी पत्नी के खून के इल्जाम में जेल जाना पड़ जाता है। दूसरी तरफ हेमंत अपने घर के शुद्धिकरण के लिए पूजा रखता है और उस कमरे की भी। उस दिन के बाद उस घर में कोई भी साया नहीं दिखता और ना ही कोई अनहोनी घटना घटती है। हेमंत समझ जाता है कि ये सब उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसीलिए हो रहा था। अब सब कुछ ठीक है। इंसान को उसके कर्मों का फल मिल ही जाता है, चाहे वो देर से ही सही, पर इंसाफ होता ही है। कहीं सस्ते के चक्कर में आपने भी कोई ऐसा घर तो नहीं खरीद लिया जिसमें किसी की हत्या हुई हो और बागीचे में उसकी लाश दफन हो।